Hi guys. So in the last lecture we have seen some collegium system, Supreme Court and some of the procedures, the oath, the tenure and qualification, salary allowances and other things. And now we'll just go through the removal of judges and the impeachment process. So as per Article 124 Clause 4, the judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by the order of President. सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर से, ठीक है. This order is passed after the address by each house of the parliament supported by majority of the total membership of the house and majority of the not less than one third of the members of the house present and voting, that is special majority की केस लग रहा है यहाँ पे, ठीक है. वन थर्ड से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए टू थर्ड से कम नहीं होनी चाहिए मेजोरिटी. बेसिकली पार्लियामेंट में पास होना चाहिए कि पार्लियामेंट में अगर अगर मैं बोलूँ कि पार्लियामेंट में बेसिकली अगर मुझे एक्स जज को हटाना है तो एक्स के खिलाफ एक प्रपोजल आएगा पार्लियामेंट में और वन थर्ड या टू मतलब बेसिकली वो टोटल मेंबरशिप द हाउस एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड से होना चाहिए. मतलब एक स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा और प्रेसिडेंट साहब देखेंगे उसको और फिर वो रिमूव करने के प्रोसेस चालू करेंगे. ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल इज नथिंग बट मे मिस टू ग्राउंड्स आएंगे. मिसबिहेवियर हो रहा है किसी न किसी तरीके से या फिर उसकी कैपेसिटी से बाहर है. In this regard, Parliament has passed the Judge Inquiry Act 1968, which describes the impeachment process in detail. However, no judge has been removed, impeached to this day. अभी तक कोई जज impeach नहीं हुआ बेसिकली या फिर रिमूव नहीं हुआ. On this basis, the Constitution does not use the word impeachment for the purpose of removal of judge. के लिए impeachment process मतलब नाम यूज ही नहीं किया. बेसिकली impeachment का जिक्र ही नहीं है कहीं, इस वर्ड का यूज नहीं है बेसिकली. However, it is mentioned in the Constitution in the context of removal of the President of India. लेकिन ये इम्पीचमेंट यूज कहाँ पे है? ये प्रेसिडेंट के केस में यूज है. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बोला जाता है लेकिन इम्पीचमेंट ऑफ द जज नहीं बोला जाता बेसिकली इन सिंपल में. नाउ एन इम्पीचमेंट मोशन में ओरिजिनेट इन द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कहीं भी ओरिजिनेट हो सकता है. स्टेप 1 क्या है इसके? To initiate proceeding, both the houses may give a signed notice to speaker or chairman. 100 members from Lok Sabha के साइन होने चाहिए और 50 मेंबर राज्यसभा के. Step 2, speaker may decide to either admit the motion or refuse to admit it based on the consultation and examination of relevant material. So देखो अगर आपने वो सबमिट किया लेकिन वो मोशन एक्सेप्ट होना है या रिफ्यूज होना है डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट, ऑफ द सेक्रेटरी, ऑफ द लाइक प्रिजाइडेड ऑफिसर, ठीक है, जो भी होंगे लोकसभा स्पीकर एंड अनदर वन के लिए चेयरमैन. If the motion is admitted, the speaker or chairman will constitute a 3-member committee. वन इज सुप्रीम कोर्ट का जज होंगे कोई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे, ठीक है, चार्ज मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए. A copy of charges is forwarded to the judge who can present a written defense. The committee will submit its report to the speaker, chairman जो भी होंगे जिस भी हाउस में आएगा according to that, and who will lay the report before the relevant house of the parliament. Now step 4 is nothing but misbehavior or incapacity अगर found होता है उसमें तो मोशन ऑफ रिमूवल को कंसिडर किया जा सकता है. डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है फिर वो. देखो डायरेक्टली अगर कोई मोशन आता है वो डिस्कस नहीं होगा. अगर डायरेक्टली फॉर एग्जांपल एक मोशन आता है कि मिस बिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी जजेस की प्रूव करता है, ठीक है, प्रूव नहीं हुई अभी, बेसिकली ये एडमिट कर रहे हैं कि आप इसको एडमिट करो, तो बेसिकली जो भी स्पीकर या चेयरमैन होंगे वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली इसको एडमिट नहीं करेंगे, वो करेंगे बेसिकली व्हाट दे विल डू, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी. वन इज उसमें क्या होगा कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक मेंबर होगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जूरिस्ट. तो इन 3 लोगों की कमेटी बेसिकली बताएगी कि अगर ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम है या ये टॉपिक डिस्कसेबल है या फिर ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं दैट आर थोड़े से प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. इफ़ दिस इज़ लाइक हो रहे हैं, ऐसा फाइंड होता है, तो मोशन ऑफ रिमूवल जो भी होगा वो कंसीडर किया जाएगा एंड इट इज़ डिबेटेबल. द मोशन फॉर रिमूवल इज रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्ट बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. देखो अब वो डिबेटेबल टॉपिक बन गया और उसको पास करने के लिए दोनों हाउस पास होना बहुत ज़रूरी है. तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए एक तो,
और 2/3 ऑफ द मेंबरशिप हाउस जो भी प्रेजेंट होगी उस टाइम पे उसकी 2/3, अगर ये अडॉप्ट होता है मेजॉरिटी और एटलीस्ट 2/3 ठीक है मेजॉरिटी, मतलब एक पे हाउस पे पास हुआ देन सेकंड पे जाएगा। अगर अडॉप्ट कर लिए दोनों हाउसेज ने देन ये प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा एंड वो रिमूवल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट जब इशू करेंगे acting chief justice. Now, as per the Article 126, the president can appoint a judge of Supreme Court as an acting chief justice of India under two conditions. So, when the chief justice of India की जो पोस्ट है वो वैकेट है तब, और when the chief justice by reason और absent हो कई बार से किसी डिजीज की वजह से या फिर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अनेबल हों वो अपने ऑफिस आने के लिए या फिर ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, he is not liable at that time. Coming to the ad hoc judges, Article 127 provides for the appointment of ad hoc judges. Ad hoc judges are appointed if at any time a quorum of judges of Supreme Court available to hold or continue any session of the court is not there. So ad hoc judges is nothing but किसी पर्टिकुलर सेशन चल रहा है उसके लिए quorum ऑफ जजेस जो थे होने चाहिए थे प्रेजेंट वो नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा जजेस या एड हॉक जजेस कहीं से उस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए लाए जाएंगे। इन सच केसेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द प्रीवियस कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, मतलब जैसे केरला के हाई कोर्ट में कोई सेशन चल रहा था तो वो जो भी जजेस को हैंडल कर रहे थे वो नहीं है, तो एड हॉक जजेस अगर बनाने हैं तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन होगी और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला के साथ कंसर्न होके, मतलब बेसिकली उनकी कंसेंट या फिर उनकी जो भी कंसल्टेशन लेके एड हॉक जजेस बनाए जाएंगे। तो इट इज़ डन फॉर सच अ पीरियड इट मे बी नेसेसरी, तो मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी उनका पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट होगा कितने टाइम के लिए वो रहेंगे। सो सच अ जज ऑफ हाई कोर्ट मस्ट बी ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो भी बेसिकली अब जो भी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन है वो सेम होगी जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन किसी जज के लिए होती है सुप्रीम कोर्ट के। While doing his duty as a judge of the Supreme Court, that judge will have all the jurisdictions, powers, and privileges, and shall discharge his duties of a judge of Supreme Court. वो सब powers होंगे। Ad hoc का मतलब ये नहीं powers नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। Retired judges. So this article provides the appointment of retired judges to the Supreme Court for temporary period के लिए retired judges को लेना। So the Chief Justice of India may at any time with the previous consent of President request any person, ठीक है, so who has held the office of Judge of the Supreme Court, ठीक है, जज रह चुके हो पहले, तो हाई कोर्ट मतलब जो भी हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, ठीक है, एंड ही इज ड्यूली क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फॉर जस्ट टेम्परेरी पीरियड। अलाउंसेज jurisdiction, power and privileges and the allowances उसको प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करके देंगे जो भी मिलेगा। However, he she shall not otherwise be deemed to be the judge of the court, ठीक है। तो जज ने मतलब बेसिकली वो जज नहीं बनेंगे, वैसे तो परमानेंट नहीं, वो टेम्परेरी पर्पज के लिए किए जाएंगे। पोस्ट रिटायरमेंट की अपॉइंटमेंट, देखो हाई कोर्ट का जज वो रिटायर होता है, ही शी और शी कैन नॉट प्रैक्टिस इन द कोर्ट और एनी लोअर कोर्ट, जैसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखो वो उस जज जहाँ से वो रिटायर होंगे उसमें नहीं प्रैक्टिस कर सकते और उससे नीचे वाले में, बट दे कैन प्रैक्टिस इन द अदर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स। Article 124, it states that no person who has held office in the Supreme Court judge shall plead or act in any court before any authority within the territory of India। तो मतलब वो नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस इन जो सुप्रीम कोर्ट में वो हेल्ड नहीं कर सकते, अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बने थे, किसी न किसी हाई कोर्ट में ही जज थे, तो वो किसी अदर अथॉरिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी कोर्ट में प्ली कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम प्लीडिंग in front of any authority in India other than the Supreme Court and other high courts.
तो वो उनको बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए अदर मतलब बेसिकली किसी अदर अथॉरिटी के लिए, प्राइवेट अथॉरिटी के लिए नहीं किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स के अलावा नहीं कर सकते वो। ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस। So reason behind the ban and post retirement practice, the Supreme Court and High Court judges are not allowed to practice after they retire. Two major reasons क्या है? This restriction is imposed on judges because they should not feel obligated or required to any other potential employer while serving as judges. Any another reason is that if they are granted permission to practice, they will be able to easily influence their colleagues in the judiciary. So very important reason. मैं रिटायर हो गया, मेरे पास एक सिस्टम था मेरे हाथ में, अब मैं वहीं दोबारा से किसी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे कंसर्न में उस वो डिपार्टमेंट आता है जहाँ मैं रिटायर हो चुका हूँ ये वाला, तो मेरे पास यहाँ बंदे को तो मैं सभी को जानता हूँ, तो मैं इन्फ्लुएंस कर लूँगा, दैट काइंड ऑफ concern regarding the post retirement. Also, it is politicization of post retirement. तो मतलब बेसिकली क्या है, देखो पर आप तो जो भी रिटायर्ड जजेस होते हैं गवर्नमेंट में लग जाते हैं, हम रिटायर्ड होके की पोस्ट पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई नॉमिनेशन टू द राज्यसभा में है, वो भी टेकिंग अप गवर्नमेंट जॉब्स। तो इट फॉर्म 70% ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस टेक अ गवर्नमेंट पोस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, no, it is not important. Consequences are also very important to it. The framers of the constitution have expressed concern that if the desire of retired judges to be appointed to higher position is not addressed, कि सभी का डिजायर होता है ना कि जजेस का कि हायर पोस्ट पे उनको मतलब लगाया जाए, तो अगर नहीं एड्रेस किया गया तो इट में लीड टू द अब्यूज, इट में लीड टू अब्यूज बाय द एग्जीक्यूटिव उसका मजाक उड़ाएगी। द रियल डेंजर लाइज इन द कॉम्प्रोमाइज ऑफ परसेप्शन of impartiality in public, which is in contrast with versus with noble standard of judicial culture. तो judicial culture भी खराब होगा, ठीक है। As a result, in its 14th report, the Law Commission raised that should and request that retired judges be barred from accepting such common positions. मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो रिटायर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इशू आया ये था कि इशू एंड रिक्वेस्ट बोथ कि रिटायर्ड जजेस उनको रोक देना चाहिए कि जो गवर्नमेंट पोस्ट लेने से कोई जो गवर्नमेंट पोस्ट नहीं मिलेगी उनको। वे फॉरवर्ड इन अ कूलिंग ऑफ पीरियड। आर्टिकल 124 क्लॉज 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी एक्सपेंडेड टू प्रोहिबिट जजेस फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड टू इम्पोर्टेंट पोजीशन आफ्टर 2 ईयर आफ्टर। बेसिकली रिटायर होने के 2 साल बाद तक उनको बाहर रखना चाहिए, ठीक है, प्रोहिबिट रखना चाहिए कि आप 2 साल तक कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते गवर्नमेंट पोस्ट में। Ban on employment. The judge of a Supreme Court should be barred from accepting any employment under the union or state after retirement के बाद, कहीं भी यूनियन और स्टेट में कोई मेजर पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट, अदर देन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। ठीक है, एड हॉक जजेस को भूल जाओ, मतलब बीच में से कहीं ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो वहाँ पे एड हॉक बन के जाना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहीं भी ज्वाइन कर लो एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, coming next, procedure of court. Rule of court 145 provides rule of court. It states that the Supreme Court may, from time to time, with the approval of the President, make rules for generally regulating the practice and procedure. Basic regulation, rules and regulation बनते रहेंगे किससे related, practice and procedure से related. So this is subject to the provision of any law made by the Parliament. It includes rules as to the persons practicing before the court, rules as to procedure of hearing appeals, rules as to granting of bail, rules as to stay proceedings. So we'll study them in detail. Fixing the number of judges for cases. So 145 allows the court to fix the minimum number of judges कितने होने चाहिए किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक केस के लिए। Supreme Court rules that constitutional cases or references made by the President under 143 are to be decided by the at least 5 judges bench. ठीक है, all other cases may decided by the bench consisting of not more than 3.
मतलब बेसिक जो प्रेसिडेंट साहब मेंशन करेंगे कि साहब ये केस देख लो आप सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पे मिनिमम 5 जजेस होंगे एटलीस्ट, और नॉर्मल जो केसेस होंगे डिसाइड मतलब अदर केसेस जो भी बचे उनके लिए 3 मिनिमम, सॉरी 3 से कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट 3. Judgment by majority ruling. All the judgments are delivered by an open court. All the judgments and opinion are delivered by the Supreme Court with the concurrence of a majority of the judges. ठीक है, तो मतलब वोटिंग के बेस पे जो भी डिसीजन आएगा. Independence of Supreme Court. Independence of judiciary implies that no person, government or any other government organ must be able to impact orders of Supreme Court. ठीक है, orders of the court basically. They must not be able to restrain the judiciary in any way. मतलब रिस्ट्रेन नहीं कर सकते जो भी डिसीजन आएगा उसको. ठीक है, this is important to ensure that rule of law prevails, the ensure and that democracy does not give way to individual group of dictatorship. रूल ऑफ लॉ इज बेसिकली कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है. अगर रूल ऑफ लॉ ही फॉलो नहीं होगा तो डेमोक्रेसी डज नॉट गिव अ वे. ठीक है, एक साइड हो जाएगी वो डेमोक्रेसी. तो ग्रुप किसी ग्रुप एक ग्रुप को फॉलो मतलब किसी ग्रुप की सत्ता आ जाएगी तो वो डिक्टेटरशिप कहलाएगी. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप आर्बिट्री सब कुछ कर दो. ठीक है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट, ऐसा नहीं. मतलब द जुडिशरी हैज अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन. दो के भी प्रति अकाउंटेबिलिटी है उनकी, पीपल ऑफ इंडिया के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. तो व्हाट इज द नीड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी? So any civilization will inevitably experience conflicts between people groups and individual groups. ठीक है, independent judiciary. According to the rule of law, all such conflicts must be resolved by an impartial tribunal. All people, regardless of wealth, gender, caste, sexual orientation, and supposedly subject to same laws under the concept of rule of law. तो basically rule of कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे किसी किसी भी सिविलाइजेशन में, ग्रुप्स के बीच में, पीपल के बीच में, या फिर इंडिविजुअल लोगों के बीच में. एंड सच कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व इन अ इम्पार्शियल वे. है ना, और ऐसे नहीं देखने की एक की वेल्थ ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले कि नो, जेंडर कुछ जेंडर के बेस पे, कास्ट या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो भी है सभी के लिए इक्वालिटी होगी. प्रोटेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योरिंग इट्स सुप्रीमेसी इन द जुडिशरी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करना, कि सभी को इक्वल मिले अपॉर्चुनिटी, एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी को. ठीक है, it protects individual rights, resolves conflicts in accordance with the law, and makes sure that democracy does not give way to dictatorship by a single person of group. तो इक्वालिटी ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जुडिशरी उसको होल्ड करके रखती है ना, कि हम किसी एक के हाथ में सत्ता, डिक्टेटरशिप ना आ जाए किसी सिंगल पर्सन और सिंगल ग्रुप के बीच में. So it should be free from any political interference, and in order to be able to accomplish all of this. ठीक है? और ये सब करने के लिए उसको इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट हम देख चुके हैं, टेनर सिक्योरिटी हम देख चुके हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम देख चुके हैं, पर्सनल क्रिटिसिज्म हम देख चुके हैं. Conduct of judges cannot be discussed. Parliament cannot discuss the conduct of the judges except when the proceeding to remove a judge. ओके, कंडक्ट जैसे काम हो रहा है वो तब तक नहीं आप उसको जज कर पाएंगे जब तक, या आप उसको कब तक प्रोहिबिट नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसकी इम्पीचमेंट प्रोसेस या फिर रिमूवल की बात ना चल रही हो. देन डिपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. ठीक है, तो 2 साल तक के लिए डिपार्ट है. Curtailing of jurisdiction is not allowed. Jurisdiction of the Supreme Court cannot be curtailed by Parliament. Jurisdiction अगर Supreme Court ही all over India है तो है, ऐसे नहीं केरला में नहीं चलेगी. ठीक है, separation from executive, separation of powers, very very important. Freedom to regulate its own functioning, very much important. Jurisdiction and power. So original jurisdiction की बात आते हैं. Supreme Court is a federal court of India, wherein it resolves dispute between federal constituents. As stated in Article 131, Supreme Court has original and exclusive jurisdiction in dispute. किस किस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास jurisdiction है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में, एक और 2 स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन अदर साइड. तो मतलब
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस केरला, और केरला के साथ मध्य प्रदेश को जोड़ रहा हूँ, और मध्य प्रदेश एक साइड में है और दूसरी साइड में आपके पास केरला और मेघालय है, तो ऐसे है, ठीक है। ओके, सो टू और मोर स्टेट के बीच में हो सकता है। व्हाट इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन? इन दीज केसेस द jurisdiction of Supreme Court is original क्या है? Cases can be raised directly in Supreme Court without going to the lower courts. इन सब केसेस में डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। एक्सक्लूसिव इट कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय एनी अदर कोर्ट ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिव इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट के बीच का मामला है ये, ठीक है। तो स्टेट और सेंटर तो किसी और कोर्ट में नहीं चलेगा, ये सेंट्रल कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में। Extent of original jurisdiction. Such jurisdiction extends so far as the dispute involves any question, whether or of law or fact, on which the existence of extent of a legal right depends. Basically, it's stating that the extension of the jurisdiction's original limitations. Original jurisdiction जो होगी shall not extend to dispute कहाँ पे? Treaties, agreement, covenants, ठीक है, और engagements any other similar instrument जो भी निकलेगा। Limitations under Article 360. Similar limitations on the jurisdiction of the Supreme Court or any other court in India for that matter is reiterated by the Constitution. Under this, no court has any jurisdiction over any treaty, agreement, covenant, and so on, which was entered into by an erstwhile Indian rulers or Indian government before commencement of the Constitution. So any suit before the Supreme Court by a private citizen against the center or the state cannot entertain under this. तो मतलब प्राइवेट में सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर के खिलाफ ऐसे को यहाँ एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहाँ नहीं लगेगी? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में नहीं लगेगी, वाटर ट्रिब्यूनल्स बनती है, फाइनेंशियल कमीशन को जो भी जाएगा मैटर वो उस पर नहीं बनेगी। पेंशन रिलेटेड सेंटर स्टेट ऑर्डिनरी डिस्प्यूट के बीच में रिकवरी एंड डैमेज बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर, ठीक है। Appellate jurisdiction. So Article 132 to 134 states the appellate jurisdiction of Supreme Court in the following manner. Appellate jurisdiction in constitutional matters. Article 132 provides that appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court in certain cases. Okay, if the High Court certifies under Article 134A that the case involves a substantial question of law as the interpretation of this Constitution. Compared to a substantial question of law as the interpretation of this Constitution. ठीक है, parties in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question has aforesaid has been wrongly decided. तो basically कुछ wrongly decide किया हो पहले on the civil matters. Extends the appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Court in regard with civil matters. According to it, an appeal shall lie to the Supreme Court from a judgment, decree or final order in a civil proceeding. This is very easy. And moving further, this is extended the appellate jurisdiction, specially petitions. I will discuss. We have discussed this again, but let us just go through it again. What is specially petition? It is a discretionary power and hence cannot be claimed as a matter of right. It has been granted in any judgment, whether final or interlocutory. It is related to constitutional, civil, criminal, income tax, labor, revenue, advocates. This shall not apply to any judgment, determination, sentence, or other passed or made by court or tribunal. ठीक है? Being an exceptional and overriding power, it has to be exercised sparingly and with caution, and only a special extraordinary situation में लगेगी ये. Advisory jurisdiction.
Article 143 confers advisory jurisdiction to the Supreme Court. It allows the President to seek the opinion of Supreme Court in the two categories on any question of law or fact that public importance has arisen which is likely to arise, or Supreme Court may tender or may refuse the tender its opinion to the President, or any dispute arising out of pre-constitutional treaty agreement. मतलब बेसिकली प्री कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले की जो ट्रीटीज एग्रीमेंट है उसके अलावा उस पे here सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट. ठीक है. पर जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इन केस में वो एडवाइजरी का, लेकिन एडवाइस होगा आपको रखनी है आप रखो, नहीं रखनी मत रखो. प्रेसिडेंट के ऊपर पाउंडर नहीं है. Right jurisdiction. So Article 139 confers on the Supreme Court of the power to issue certain writs. It states that the Parliament may by law confer on the Supreme Court the power of issue direction. So basically the writs can be, we have discussed habeas corpus, mandamus, prohibition, court over unto and certiorari. ठीक है, कोई भी इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और द लोअर कोर्ट्स ऑफ कोर्स. In terms of original jurisdiction, SC has original jurisdiction to issue writs to protect the citizen against violation of fundamental rights. It is not exclusive. Writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. The High Court are also empowered to issue writs for the enforcement of fundamental rights. तो सिर्फ exclusively सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है writs. They are also having हाई कोर्ट के पास भी है ये कि वो भी इशू कर सकते हैं. Thus, in case of violation of fundamental right, citizens can approach either the High Court directly or Supreme Court. It is like concurrent. The original jurisdiction is different from the conferred upon the Supreme Court. In federal cases, it is exclusive, and while in the case of fundamental right violation, it is concurrent with the High Court jurisdiction. ठीक है. फेडरल केस के केस में आप एक्सक्लूसिवली ले सकते हो इसको सुप्रीम कोर्ट, बट अगर कंकरेंट केस है यू कैन गो टू हाई कोर्ट एज वेल. Moreover, the parties involved in the first case are units of federalism, while the dispute in the second case is between the citizen and government. It is limited. Writ jurisdiction of High Court is wider than the Supreme Court. The Supreme Court can issue writs only to enforce the fundamental rights. अगर किसी चीज़ को वाइडर इस केस में है हाई कोर्ट्स की, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल पे कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट पे रिट्स इशू कर सकते हैं, बट जो हाई कोर्ट्स हैं वो किसी और पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं. जो ठीक है, वो सिर्फ वो तो जो सॉरी फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कर ही सकते हैं ना हाई कोर्ट्स, बट अदर पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं. एंड इट्स ऑल्सो एक्सपेंडेबल. Court of record is nothing but the judgment, procedure, and acts of Supreme Courts are recorded for perpetual memory and testimony. So, okay, power to punish the of contempt. Okay? It has the power to punish for contempt of court either with simple imprisonment and 6 months or 2000 fine. Will not go through this. Contempt of court is the power of the court to protect its own honor and respect. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने मतलब कोर्ट की अपनी पावर को बचाने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए है. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये. ठीक है, तो 1 to 142 states that subject to the provisions of any law made on the behalf of Parliament, the Supreme Court shall have all the every power to make any order on the punishment to any of contempt itself. ठीक है. 6 month कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो भी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, तो आर्टिकल 129 तो सुप्रीम कोर्ट जो भी होगा वो शैल ऑफ इटसेल्फ वो क्या होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा एंड ऑल द पावर्स वेस्टेड इन इट. 215 एवरी हाई कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव द पावर्स टू सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश. ठीक है. 144 ऑल अथॉरिटीज सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट in aid of the Supreme Court. 141 the law declared by the Supreme Court shall be binding on all the courts. Okay.
So these are some of the powers limitation. Okay, so up to here we have studied, and this is just the contempt of court. Contempt, it is a power of court to protect its own honor and जो भी dignity and respect है, ठीक है. Before that we have seen red jurisdiction, advisory jurisdiction, specially petition जो हम पहले भी देख चुके हैं एक बार. Appellate jurisdiction देखी हमने, original jurisdiction देखी, ठीक है. We have also seen the safeguards, independent judiciary क्यों होनी चाहिए, ठीक है, separation of power, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, एंड some of the procedure how it works, the impeachment process, रिटायरमेंट के बाद ad hoc procedure देखा हमने, इम्पीचमेंट देखी. इम्पीचमेंट शब्द है नहीं वैसे, पर वो सिर्फ प्रेसिडेंट सब के यूज होता है. रिमूवल ऑफ जजेस देखा, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस देखी, and we are more way forward to see the next lectures. We are going to see the contempt of court act and the analysis, the argument which are in the favor of contempt of court and which are against, other powers vested in the Supreme Court, and live streaming of Supreme Court proceedings. So we'll just go through it as ASAP. And women's in judiciary, रीजंस क्या होने चाहिए इनको वुमेन्स को लेने के, इक्विटेबल वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की नीड क्या है, पेंडेंसी कितनी है कोर्ट्स में, पेंडेंसी से केस सिविल केस में क्या इफेक्ट आ रहा है, पीआईएल्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी. We'll go through this in the next lecture. For the time being, thank you.